हाय गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ द जर्नी ऑफ नॉलेज। आज मैं एनसीईआरटी 8th क्लास हनी डी बुक का एक बहुत ही पेट्रियोटिक एंड रिवोल्यूशनरी चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे। तो पास्ट की कुछ घटना है, उसके ग्लिम्स, एक झलक को देखेंगे। पूरे इंसिडेंट तो हम लोग नहीं देख सकते, पूरी हिस्ट्री भी नहीं देख सकते, बस उसका एक झलक को डिस्कस करेंगे कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे हम लोगों पे इन्वेड किए, कैसे हम लोगों को स्लेव बुला के चले गए, क्योंकि यहाँ के जो प्रिंसेस थे बहुत ही शॉर्ट साइटेड थे, शॉर्ट विजन रखते थे। उनको नजदीक का जो एडवांटेज था वो दिखता था, फाइनली वो दूर की नहीं सोचते थे। तो इसी का जो एडवांटेज है ब्रिटिशर्स उठा के हम लोगों पे इन्वेड किए। तो सारी घटनाओं को वन बाय वन डिस्कस करेंगे पिक्चर के थ्रू एंड स्पीच बबल के थ्रू। बिफोर वी शुड नो अबाउट समथिंग, द author H.D. Sawant. He was born on the 31st August in the Kanpur. By profession, he was an English novelist in the Marathi language, and he wrote a very renowned and very famous novel, which name is Mrityunjay in Marathi language. He got the Moti Devi Award in 1994, and he was also a writer, editor, and a teacher. Finally, he died on the 2002. तो ये जो ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट है, इनको टोटल 9 इंसिडेंट में डिवाइड किया गया और सारे 9 इंसिडेंट को देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज द मार्टियास, एंड द सेकंड वन द कंपनी कन्क्वेस्ट, एंड थर्ड वन इज द ब्रिटिश सोल, एंड फोर्थ वन राम मोहन रॉय, फिफ्थ वन इज ऑपरेशंस, एंड द सिक्स्थ वन इज डिससैटिस्फैक्शन, सेवंथ वन इज द स्पार्क, एंड एट वन द रिवॉल्यूशन 1857, एंड फाइनली द फाइट फॉर फ्रीडम। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड पार्ट को डिस्कस करते हैं। हियर आर सम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। इस चैप्टर में ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट में हम लोगों को कुछ पिक्चर के थ्रू कुछ ग्लिम्पसेस दिया गया है, जो भी इंसिडेंट हमारे इंडियन हिस्ट्री में हुए हैं 1757 से लेकर 1857 तक, उन सारी घटनाओं को वन बाय वन देखेंगे। दिस पिक्चर्स एंड द स्पीच बबल्स विल हेल्प यू क्लैरिफाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन दैट लेड The events known as the First War of Independence in 1857। जो वार हुआ था 1857 में, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इनमें हम लोग स्पीच बबल्स के थ्रू उन सारी घटनाओं को, उन सारी सिचुएशन को, उस टाइम के मोमेंट को समझेंगे, ताकि हम लोग जान सके अपने हिस्ट्री के बारे में। तो फर्स्ट वन इज द मार्टियर्स। मार्टियर्स क्या होता है? जो शहीद हुए हैं हमारे देश के जितने भी सोल्जर हैं, जिन्होंने अपनी जान की बलि लगाई है, अपनी को बलिदान दिया है इस देश को आजाद करवाने में, फ्रीडम फाइटर्स। यहाँ एक पिक्चर है जिसमें जो हमारे बहुत ही रिनोन्ड एंड फेमस सिंगर लता मंगेशकर कुछ सिंग कर रही है। सो लेट्स सी। एट ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें ये सिंगिंग कर रही है। ओ माय कंट्री मैन, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेज ऑफ द इंडियन मार्टियर्स। तो ये क्या सिंग कर रही है? हिंदी में एक सॉन्ग है, बहुत ही फेमस सॉन्ग है, पेट्रियोटिक सॉन्ग है कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। उसी को ये रिप्रेजेंट कर रही, सिंग कर रही है। ओ माय कंट्री मैन, ए मेरे वतन के लोगों, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स, जरा आंख में भर लो पानी, जरा आंख में भर लो आंसू। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेज ऑफ द इंडियन मार्टियर्स, और उन शहीद को भी याद कर लो जिन्होंने अपनी जान की बलि लगी है इस देश को आजाद कराने में। उन बलिदान को भी, उन सोल्जर को भी याद करे थोड़ा सा। कहते हैं ना हिंदी में जो सॉन्ग है, याद करो कुर्बानी उन सोल्जर्स की जिन्होंने जान तक न्यौछावर कर दी है देश को आजाद करवाने में। तो इस फंक्शन में बहुत ही रिनोन्ड एंड फेमस पर्सन सब बैठे हैं, जवाहरलाल नेहरू एंड मोस्ट अदर पर्सन्स। सेकेंड वन इज द कंपनी कन्क्वेस्ट 1757 टू 1849। किस कंपनी की बात हो रही है? तो यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी की। कैसे वो ट्रेड के पर्पज से आए थे और फाइनली पूरे इंडिया पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। ये जो मैप है जिसमें येलो पार्ट है, अभी तक तो ये 1765 का मैप है जिसमें येलो पार्ट जो इंडियन प्रिंसेस का है, ये जो पिंक पार्ट है वो ब्रिटिश पार्ट है। लेकिन फाइनली ऐसा होता है कि ज्यादा पलट जाता है, पूरा कंप्लीट पलट जाता है 1857 तक आफ्टर सम ईयर्स। क्योंकि क्या होता है एक्चुअली, जो ब्रिटिशर्स जो आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर बिजनेस के पर्पज से, वो सारे किंगडम के जितने भी राजा होते हैं उन सबको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करके वनोन्मूलन कर देते हैं सारे को, और अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, इन्वेड कर देते हैं, उन लोगों को गुलाम बना देते हैं। विथ its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India। क्या होता है कि ब्रिटिशर्स के पास बहुत ही सुपीरियर एंड न्यू टेक्नोलॉजी के वेपन होते हैं जिनसे उनको ये बेनिफिट मिलता है अपना एक्सटेंशन करने में, अपना कंपनी को एक्सटेंड करने में इन लोगों को बहुत ही सहायता मिलता है, विच ड्यू टू द वेपन्स। इन लोगों का बहुत ही टेक्नोलॉजी है ना, न्यू सुपीरियर क्वालिटी के वेपन्स है। तो 18th सेंचुरी तक ये अपने पावर को बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर लेते हैं इंडिया में।
इंडियन प्रिंसेस वेर शॉर्ट साइट, इंडिया के जो प्रिंसेस है राजा महाराजा बहुत ही शॉर्ट साइटेड, इन लोगों को जो नजदीक वाला एकदम शॉर्ट का जो बेनिफिट होता है, शॉर्ट का एडवांटेज दिखता है, लेकिन फाइनली जो आफ्टर मैथ क्या होगा इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेट ऑफ स्टार्ट, राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। ये कोई राजा है किंग, यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि ब्रिटिशर्स से हम लोगों को हेल्प लेनी चाहिए ताकि वो दूसरे किंग को हरा सके और ये उस पर कब्जा कर सके। फिर ये क्या चाहते हैं कि ये ब्रिटिशर्स जो है ऐसे थोड़ी ना इसको हेल्प करेंगे, वो भी तो कुछ सोचे होंगे, वो लॉन्ग विजन रखते हैं। लेकिन ये जो किंग है क्या कहते हैं कि उन लोगों की हेल्प से हम लोग दूसरे किंगडम के राजा को हरा देते हैं। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट, क्या होता है कि किसी भी किंगडम में किसी भी कंट्री में जो कंस्टेंटली वार होते रहता है, लगातार वार पे वार होते रहता है, तो वहां के लोग कभी भी खुश नहीं जाते हैं, बिल्कुल भी पीस नहीं रहती उस देश में, उस किंगडम में। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजिली सबड्यूड इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी राइवलरीज हैं वो वन बाय वन, इंडिया के जितने भी किंग होते हैं सब सारे प्रिंसेस को वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि इनका विजन को वो लोग समझ लेते हैं कि ये जो है आपस में ही मार काट करते रहते हैं, इन लोगों को आपस में ही नहीं बनती, यूनिटी है ही नहीं, तो इनका एडवांटेज वो लोग उठाते हैं। तब तक क्या होता है कि नए पर्सन एंट्री लेते हैं। ए फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फाउट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। ये जो टीपू के जो बहुत ही ब्रेव पर्सन है, टीपू सुल्तान, इनका जो विजन है बहुत ही फार विजन है, फार सीइंग पर्सन है। इनको लगता है कि ये जो ब्रिटिशर्स है हम लोगों के साथ कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं, तभी तो हम लोगों के साथ ये इतने घुल मिल रहे हैं, हम लोगों का हेल्प कर रहे हैं दूसरे किंगडम को हराने के लिए। ये बहुत ही फार विजन रखते हैं, इनकी समझ में आती है। ही फाउट द ब्रिटिशर्स टिल द डाइड फाइटिंग, मतलब इन्होंने अपने मरते दम तक उस ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और फाइनली ये शहीद हो गए। थैंक्स गॉड देयर इज ए पीस इन द कंट्री नाउ, मोर वार्स एंड नो लूटिंग्स बैट हर्थ। लोग यहाँ के जो साम्राज्य के जो लोग हैं क्या कहते हैं, भगवान को थैंक करते हैं कि अब क्या होता है कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं उन लोगों के हेल्प से जो सारा वार है खत्म हो चुके हैं, अब हम लोगों के देश में बहुत ही शांति रहेगी, कोई ठग नहीं होगा, कोई लूटिंग नहीं होगा अब। इट्स गुड हु सेंट द ब्रिटिश, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हाउ डिड इंडिया रिजेक्ट दिस द कॉन्सिक्वेंस। क्या कहते हैं यहाँ के पर्सन्स, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हम लोगों का जो डेस्टिनी है अवश्य इन लोगों से लिंक्ड होगा। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिशर्स, ये लोग भगवान को बहुत धन्यवाद करते हैं कि गॉड ही है जो हम लोगों के लिए ये ब्रिटिश को भेजे हैं, ब्रिटिशर्स को भेजे हैं, जो यहाँ पे सुख शांति और चैन को लाया है। सम किंग्स वेर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेयर ऑफ द लैंड, द वाइट मैन हैज किल्ड ऑल दी थॉर्न आवर किंग। क्या कहते हैं, लेकिन कुछ जो पर्सन है वो क्या है, शॉर्ट विजन नहीं रखते हैं, लॉन्ग विजन रखते हैं। इन लोगों का कहना है कि ये जो वाइट पर्सन है, ब्रिटिशर्स है, हम लोगों के किंग को, हम लोगों के साम्राज्य के लोगों को क्या कर रहा है, डिथॉर्न कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, उन लोगों को गद्दी पर से हटा रहा है, जितने भी राजा हैं। सम किंग्स वेर नॉट गुड, यहाँ के लोग क्या कहते हैं कि राजा भले ही अच्छे ना हो, आफ्टर ऑल दे वेर ऑफ द लैंड, लेकिन वो है तो इस साम्राज्य के, इस धरती के हैं, इस देश के हैं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ द फॉरेनर, अब हम लोग क्या हो जाएंगे, सुख शांति का तो नहीं पता, लेकिन अब हम लोग गुलाम हो जाएंगे फॉरेनर्स का, व्हाइट मैन का हम लोग क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। वो राजा भले ही अच्छे नहीं थे, कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन थे तो हमारे लैंड का थे। थर्ड इंसिडेंट क्या होता है, ब्रिटिश रूल विच हैपेंड इन 1765 टू 1836। अब क्या होता है कि इसमें कुछ रिलीजियस लीडर आते हैं। रिलीजियस लीडर क्या करते हैं, इसमें यू कैन से कि सुपरस्टिशन होता है। क्या सुपरस्टिशन होता है, देखते हैं। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक द अनटचेबिलिटी एंड द चाइल्ड मैरिज। उस समय क्या था, ये दोनों जो वर्ड है, अनटचेबिलिटी एंड द चाइल्ड मैरिजेज। अनटचेबिलिटी उस समय हाई लेवल पे था, पीक पे था, कि अपर कास्ट लोअर कास्ट को टच नहीं कर सकता, लोअर कास्ट, ढेर सारा डिस्क्रिमिनेशन था कास्ट बेसिस पे। एंड चाइल्ड मैरिजेज, स्पेशली गर्ल्स के साथ बिफोर 18 ईयर्स उन लोगों की शादी करा दी जाती थी। एनीवन हु क्रॉस द सीज लॉसेज द रिलीजन। जो प्रीचर क्या बोलते हैं, ये जो रिलीजियस लीडर है कहते हैं कि कोई भी जिस रिवर को क्रॉस करेगा, इस सी को क्रॉस करेगा, उनका जो धर्म है वो लॉस्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मतलब उनका धर्म चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ही सारा सुपरस्टिशस था, उस टाइम में अंधविश्वास था। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू अ मैन। ये जो पर्सन है बहुत ही महान लगते हैं। ये क्या कहते हैं कि जितने भी माइजरी हैं, दुख या परेशानी है, सारे के सारे ओमेन से ही होते हैं। शायद ये भी किसी ना किसी ओमेन से ही तो पैदा लिए होंगे, बट आई डोंट नो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। अंधविश्वास था उस टाइम के लोगों की कि जितने भी इंसिडेंट होते, जितने भी बुरे काम होते हैं, जो भी दुख परेशानियां होती, सारे के सारे ओमेन के कारण ही होते हैं। The truth was the Indian had lost self-respect. The British scorned them. सच्चाई ये थी उस टाइम तक कि जो जितने भी इंडियन थे
अपनी इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल खो दी थी। ब्रिटिश स्कॉन दैम, ब्रिटिशर्स जो थे इनको हे दृष्टि से देखते थे, बिल्कुल उनके नजर में इनका कोई रिस्पेक्ट था ही नहीं। यहाँ ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ द ऑनेस्टी। ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, यहाँ के जो नेटिव है वो विश्वास करने के लायक है ही नहीं। लेकिन जो इंडियन थे उन लोगों ने तो इनको भगवान मान लिया था, ये जो कहें सब सही है, इनके अंदर ही काम करना है। तो ये जो पर्सन है इंडियन क्या कहते हैं, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। हो सकता है कि हम लोगों के जो नेटिव है भले ही ऑनेस्ट ना हो, लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ, मुझे कोई भी काम दे दीजिए। कैसे हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े हैं। Being merchants, the Britishers wanted quick profit। जाहिर सी बात है ये लोग बिजनेस के पर्पज से आए हैं तो अपना बेनिफिट खोजेंगे ही। Their heavy taxes forced farmers and they abandoned their fields। इनका जो हैवी टैक्सेस था फार्मर्स पे, बहुत सारा टैक्स लगाया जाता था फार्मर्स पे, जितना कैपेबल भी नहीं होते थे यहाँ के इंडियन फार्मर देने में। But your men are taking all my crops। You are still in the serious। If you don't pay next week, I will send you to jail। तो फार्मर्स के साथ बहुत ही ज्यादा हैवी टैक्स लगाया जाता था, इनके क्रॉप को ले लिया जाता था, सारे के सारे क्रॉप ले लिया जाता था। इन स्पाइट ऑफ उनको एकदम ओपन थ्रेट दिया जाता था कि यदि तुम समय पे पैसा नहीं देते हो, अगले जो उस पर लगान लगाया जाता था, जो भी टैक्सेस लगाए जाते थे, यदि टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं तो आई विल सेंड टू यू जेल। उन्हें धमकी दी जाती थी कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो जितने भी फार्मर्स थे वो बहुत ही ज्यादा डरे रहते थे इन लोगों के सामने। जेल से तो डर लगता था, और जेल ऐसा नहीं होता था, भूखे प्यासे इन लोगों को वहां पे मारा पीटा जाता था, भूखे प्यासे रखा जाता था। Still the Britishers invented other method which gave the more profit। ये लोग सिर्फ इनको क्या चाहिए तो प्रॉफिट चाहिए, तो इन लोग नए नए तरीकों को ढूंढते रहते थे किस तरह से और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। The goods manufactured in England should not have any import duty when bought into India। अब क्या ये नया आइडिया लगाते हैं कि जो भी ब्रिटेन से सामान आता, सॉरी इंग्लैंड से सामान आता, उन पे कोई भी टैक्सेस नहीं लगाया जा। टैक्सेस नहीं लगाने से क्या होगा कि टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे तो गुड्स जो होगा वो काफी चीप में मिलेगा। अदर कंट्रीज से हम लोग जो भी अभी प्रेजेंट टाइम में मटेरियल आता है उस पर हैवी ड्यूटी लगती है 30% 40%। इस कारण से वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। ये जो भाई साहब है क्या कहते हैं कि इंडिया में जो भी सामान आता है इंग्लैंड पे उस पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगेगा, ड्यूटी सामान सस्ता हो और यहाँ के लोग खरीदेंगे। एक गुड आइडिया। तो इनके जो कलीग है कहते हैं बहुत ही अच्छी आइडिया है, ताकि लोगों को एकदम चीप से चीप में सामान मिल सके और लोग इंग्लैंड के सामान को खरीद सके, ना कि इंडिया के। द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। इनका जो रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो सारे के सारे इंडियन इंडस्ट्रीज को खाते जा रहे थे। मतलब इनका कुछ रूल ही इस टाइप का होगा कि लोग जो है यहाँ के सिर्फ इंग्लैंड से बने हुए सामान खरीदेंगे, उन पे कोई टैक्सेस नहीं लगा है तो वो जाहिर सी बात है चीप में मिलेंगे। और इंडिया के लोग जो है वो अभी भी हैंडक्राफ्ट मतलब हाथ से बहुत सारी चीज बनाते हैं, तो उस टाइम तक कॉस्टली होगा ही। तो इनके जितने भी रूल थे वो सारे इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर चुके थे। इनवेटेबिलिटी फेमाइन followed between 1822 and 1836 15 लाख इंडियन डाइड स्टारवेशन। हम लोगों के पास कोई काम नहीं था, कोई रोजगार नहीं था, जितने भी इंडियन इंडस्ट्री थे सारे बंद हो चुके थे। तो लोग 15 लाख जो थे इंडियन पर्सन बहुत ही ज्यादा फेमाइन के कारण उनकी मृत्यु हो रही थी। ये डेट है 1822 से 1830 से 1822 से लेकर 36 में इतने ज्यादा फेमाइन अकाल आ गई थी कि लोगों की भूख से मृत्यु हो रहे थे। उस टाइम तक 15 लाख लोगों की मृत्यु भूख के कारण हो गई। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट असिस्टेंस एंड देयर बिजनेस। ब्रिटेन का जो भी पॉलिसीज था, ब्रिटिशर्स का जितने भी एक्सपर्ट थे किस मेटल में, तो आर्टिसियंस जो भी आर्ट करते थे, मतलब कोई भी सामान बनाते थे, वी कैन से वीविंग का काम करते थे या हैंडक्राफ्ट जो भी करते थे, इनका सारा का सारा बिजनेस क्या हो गया, एकदम बर्बाद हो गया, ठप हो गए। लोग भूख से मरने लगे, खाने के लिए भी इन लोगों के पास कुछ नहीं था। क्योंकि ब्रिटिशर्स ब्रिटेन से इंग्लैंड से जो भी सामान आता था वो इंडस्ट्रियल मतलब मशीनरी सामान होता था, वो कम टाइम में बनता था, एकदम चीप में होता था। और यहाँ के जो इंडियन थे वो आर्ट मतलब खुद से बनाते थे, तो इन लोगों के बनाने का तरीका अलग था और काफी टाइम भी लगता था और काफी कॉस्टली होता था। इन लोगों का बिजनेस एकदम कंप्लीट रुइंड हो गया। ये लोग देख रहे हैं सिचुएशन कैसे, इसके घर में बेटा पड़ा हुआ है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, सोच रहा है क्या बैठ के। फोर्थ इंसिडेंट होता है कि राम मोहन राय 1772 टू 1833। ये एक बहुत ही सोशल रिफॉर्मर है राम मोहन राय, एवरीवन नो इट। Ram Mohan Rai, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country। राम मोहन राय जो थे एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे उस टाइम के, जो बंगाल से बिलोंग करते थे। उनको पता है, उनको इस बात की जानकारी थी कि यह क्या गलत हो रहा है, हमारे देश के साथ बहुत सारी बातें हैं जो गलत हो रही है। कैसे अंग्रेज जो है लूट रहे हैं हम लोगों को, कैसे किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, कैसे यहाँ की जो इंडस्ट्री है सारी बर्बाद हो रही है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट। कहते हैं कि हम लोगों का जो इंडियन कल्चर है, एंशिएंट कल्चर है, बहुत ही ज्यादा ग्रेट है।
एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, हम लोगों के पास भी कैपेबिलिटी है कि हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, ग्रेट अचीवमेंट कर सकते हैं. वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रुइनिंग अस. राजा राममोहन राय कहते हैं कि हम लोगों के अंदर, हम लोगों के देश के अंदर जो भी सुपरस्टिशंस है, ये जो अंधविश्वास है, यही हम लोगों को देश को खा रहा है. और हम लोगों को सबसे पहले इसे चेंज करना है. क्या? तो अंधविश्वास जो है हमारे देश के अंदर. तो ये बहुत ही खूबसूरत बात अपनी वाइफ से करते हैं. ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उनकी जो वाइफ है उमा से बात क्या करते हैं, बहुत ही खूबसूरत लाइन है, बहुत ही फेमस एंड वी कैन से कि बहुत ही समझदारी वाली बात की है अपनी वाइफ से. काउज आर ऑफ द डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम. क्या कहते हैं कि गाय अलग अलग भले ही रंग की होती है, अलग रंग की हो सकती है, अलग साइज हो सकते हैं छोटे बड़े, लेकिन काउ का जो मिल्क होता है वो सेम ही होता है, व्हाइट ही होता है. डिफरेंट टीचर हैव द डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ द एवरी रिलीजन इज द सेम. जितने भी टीचर्स है, टीचर्स में जितने भी धर्म है, सारे के सारे टीचर्स अलग हो सकते हैं, रिलीजन अलग हो सकते, लेकिन सबका जो पर्पस है, सबका जो ओपिनियन है वो एक ही होता है. तो बहुत ही खूबसूरत लाइन यहाँ कहते हैं राजा राममोहन अपनी वाइफ से. He was attracted by the science and the modern knowledge. क्यों इतने ज्यादा ये ब्रिलियंट है, कितनी अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि इनको सुपरस्टिशंस में बिल्कुल भी बिलीव नहीं है और ये साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ये अफेक्टेड है. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड द साइंटिफिक. नॉलेज कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि जो अंधविश्वास में बिलीव रखे. नॉलेज एकदम प्रैक्टिकल होना चाहिए एंड साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए. He started newspaper but the suspicious British stopped them in the 1832. 1823 क्या होता है कि राजा राममोहन राय एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, लेकिन अंग्रेजों को इनका क्या सस्पिशन होता है, इनको लगता है कि हो सकता है लोगों में अवेयरनेस आ जाए और लोग मेरे खिलाफ स्ट्राइक ना कर दे, इसलिए फाइनली इस न्यूज़पेपर को बंद करवा दिया जाता है 1823 में. He crossed the seas and went to England to see what made the Britishers powerful. There he told them. क्या होता है कि राजा राममोहन राय सी क्रॉस करके इंग्लैंड जाते हैं और वहां जानते हैं कि इन लोगों का जो पावरफुल होने का राज क्या है, और वो यहाँ कुछ कहते हैं. तो क्या कहते हैं? वी एक्सेप्ट योर रूल्स, हम लोग आप लोगों के रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं. एंड यू मस्ट एक्सेप्ट आवर सब्जेक्ट, हम आप लोगों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप लोग मेरे पे काम करते हैं, तो आप लोगों को हम लोगों को एज ए सब्जेक्ट मानना पड़ेगा, ना कि आप लोग मेरे साथ जो ट्रीट करते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ऑज टू हिज सब्जेक्ट. लेकिन आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को एज ए सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाए, ना कि जैसे आप लोग ट्रीट करते हैं. फिफ्थ इंसिडेंट क्या होता है? ऑपरेशन. ब्रिटिशर्स दे थे, हम लोगों को दिनों दिन ऑपरेट करते जा रहे थे. ये इंसिडेंट है 1765 से 1835. बट ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेट इंडियन. In 1818, they had passed Regulation 3rd. Under it, Indian could be jailed without trial in a court. ऑपरेशन क्या होता है? वो दिनों दिन क्या करते जाते हैं? इंडियन को ऑपरेट करते जाते हैं. उन्होंने एक रूल पास किया, रेगुलेशन 3rd. इसमें क्या होता था कि किसी भी इंडियन को बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी कोर्ट के प्रोसीजर के उनको डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था. कोर्ट का एक फाइनली प्रोसीजर होता है, किसी को भी जेल डालने से पहले जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है, विदाउट इसको फॉलो किए हुए सीधा उसको जेल में भेज दिया जाता था. All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunate in the private business. उस टाइम क्या होता था? जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश सोल्जर्स, उनको बहुत सैलरी दिया थे, सेल्फ अलाउंस दिए जाते थे, ताकि उनका जो प्रोवेंस है बहुत सारे फॉर्चून्स दिए जाते थे, एंड उनका जो प्राइवेट बिजनेस था बहुत ही ज्यादा हाई पीक पे था एज कम्पेयर टू इंडियंस. बाय 1829 ब्रिटिश वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया. उस समय की बात है 1829 की. उस टाइम तक जो इंग्लैंड से सामान आता था इंडिया में वह 7 करोड़ का आता था, विदाउट एनी टैक्सेस एंड हैवी ड्यूटी. गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम. गवर्नर जनरल वहां पे कुछ स्पीच देते हैं, कुछ लाइन बोलते हैं. तो क्या बोलते हैं? बिफोर दैट वन समथिंग लाइन. द ब्रिटिशर्स prospered on the company's loot while Indian industries began to die. क्या होता है कि ब्रिटिश के जितने भी रूल थे वो जो इंडियन इंडस्ट्री को लूट रहे थे, फाइनली इंडिया के जितने भी इंडस्ट्री थे, फैक्ट्रीज थे, सारे के सारे क्या हो गए? बंद हो गए एंड डिस्ट्रॉयड हो गए. इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज जो भी इंग्लैंड से माल आता था वो काफी चीप में मिलता था. जाहिर सी बात है, हम लोगों को कोई सामान 100 रुपीज मिलेगा और इंग्लैंड से कोई सामान 20 या 30 रुपीज में एकदम फैशनेबल चीज मिल जाता था, उसमें भी कम टाइम में. तो इंडियन भी प्रीफर करते थे इंग्लैंड का सामान. तो इंडियन के जितने भी इंडस्ट्रीज है वो काफी रुइंड हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं. गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स एंड द ब्लीचिंग ऑफ द प्लेन्स ऑफ द इंडियन. क्या कहते हैं विलियम बेंटिक कि जो
कॉटन वीवर्स है, जो धागा बुनने का काम करते हैं, कपड़े बुनने का काम करते हैं, जो भी फार्मर है उनका जो सिर्फ क्या बचा है, तो उसका बॉन्ड बच गया, एकदम हड्डी बच गई, खाने के लिए भी उन लोगों के पास कुछ नहीं है। तो जो लाइन बहुत ही रिनॉन्ड लाइन बोले हैं, द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स एंड द ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। यहाँ के जो फार्मर्स है, वीवर्स है, जो कॉटन पे काम करते हैं, ट्रेडिंग आर्ट का काम करते हैं, उन लोगों की जो जिंदगी एकदम बर्बाद हो चुकी है, वो सिर्फ उनमें हड्डियां बची है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है उन लोगों के पास। सिक्स्थ इंसिडेंट होता है कि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा डिसफैक्टरी फील करते हैं, डिससेटिस्फेक्शन होता है, इन लोगों के पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। 1835 और 56 का ये सिचुएशन इंसिडेंट है। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन द पर्शियन एंड द संस्कृत इन 1835। यहाँ का जो उस टाइम तक क्या लैंग्वेज था एजुकेशन का, तो पर्शियन था एंड संस्कृत था। इंग्लिश मैन नेम द मैकेली सजेस्टेड अ चेंज। उस टाइम में जो थे एक इंग्लिश मैन थे मैकेली, वो क्या सजेस्ट करते हैं कि वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। आई एग्री। वो क्या कहते हैं कि यहाँ के कुछ जो नेटिव हैं उन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में शिक्षा दी जाना चाहिए। तो उनके जो कलीग है वो एग्री करते हैं। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू होम द ब्रिटिश गेव द पिटी जॉब अंडर द इंसिडेंटली इट आल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल। तो क्या कहते हैं कि यदि यहाँ के लोगों को कुछ अंग्रेजी शिक्षा दी जाए तो यहाँ के लोगों से हम लोग काम करवा सकते हैं। पीटी जॉब मतलब छोटी मोटी जो काम क्लरिकल जॉब होता है उनका काम हम लोग इनसे करवा सकते हैं, जो भी इंडियन को इंग्लिश में शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ भी अपना ये बेनिफिट देख रहे हैं कि उनको पढ़ाना इसलिए भी है ताकि वो लोग अंग्रेजों का हेल्प कर सकें। वी मस्ट एडुकेट आवर ब्रदर्स। ये लोग क्या बोलते हैं कि हम लोगों को भी अपने छोटे अपने भाइयों को अपने बेटे को पढ़ना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। उन लोगों का जो मटेरियल कंडीशन है, आर्थिक स्थिति एंड मानसिक स्थिति, उन लोगों को भी सुधारना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेज टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इस बातों को हम लोगों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहना चाहिए कि हम लोगों को शिक्षा चाहिए और हम लोग अपने छोटे भाई अपने बेटे को भी पढ़ाना चाहते हैं। By 1856 the British had conquered the whole of the India। देखिए अब ये सिचुएशन है 1856 की, कैसे जो पूरे इंडिया में ये जो येलोइश पार्ट है सिर्फ क्या है इंडिया का बचा हुआ, और ये जो पिंक पार्ट है रेड वाला पार्ट ब्रिटिश का बचा हुआ। सिर्फ कुछ कुछ पार्ट है जो जिसमें इंडियन इंडस्ट्री का कब्जा है, अदरवाइज सारे के सारे पे किसका इन्वेड है, तो इंग्लैंड का। दे कैर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिशर्स थे एकदम थोड़ी बहुत केयर करते थे, थोड़ी बहुत कभी कह से कि नथिंग केयर करते थे वो इंडियंस का। उनको कोई मतलब नहीं था कि कैसे इंडियन सर्वाइव करते हैं, उनको बस बेनिफिट चाहिए। आवर किंग्स हैव बिकम द पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर जॉब्स। तो क्या कहते हैं यहाँ के पर्सन, हमारे जो किंग है वो बस एक पपेट बन के रह चुके हैं, पुतला बन के रह चुके हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हम लोगों ने अपनी जॉब खो दी है। वहाँ के जो किंग भी थे, वहाँ राजा बने हुए थे, राजा की पोस्ट पे थे, उनके मंत्री संतरी सारे उनके अपने पोस्ट खो चुके हैं, उन लोगों के पास कोई काम नहीं, एकदम जॉबलेस हो चुके हैं। एंड लैंड, सिर्फ जॉब ही नहीं है, वहाँ जो भी राजा के पास जो भी लैंड था सबका सब क्या ब्रिटिशर्स जो थे कब्जा कर लिए हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। यू ऑल्सो टॉक्स टू समथिंग ड्राइव देन आउट। क्या कहते हैं कि इन लोगों का जो चेंजिंग भी कर, धर्म भी चेंज कर अपने भाई को, मतलब समथिंग वी कैन से कि रिलीजन भी चेंज हो रहा है। एंड ये लोग कहते हैं कि सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को अब उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहिए, उन लोगों को भगाना चाहिए। सेवेंथ इंसिडेंट होता है कि स्पार्क्स, अब एक चिंगारी निकलती है, इन लोगों से अब क्या टॉलरेट नहीं हो रहा, बहुत ही अत्याचार हो रहा है। तो 1855 से 1857 में स्पार्क एक अलग सी चिंगारी निकलती है देशभक्ति की। तो क्या होता है देखते हैं। टैक्सेस कंटिन्यू टू विन द पजान्स इन द बंगाल। द संथाल हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड्स रूलर्स बिकम डिस्परेट इन 1855। दे रोज इन द रेबेलियन एंड मैसेकर्ड यूरोपियन एंड देयर सपोर्ट्स अलाइक। क्या होता है कि जो टैक्सेस था, जो भी पिजान्स मतलब जो किसान थे, गरीब किसान, उन पे जो हैवी टैक्सेस लगाया जाता था, इसके कारण जो बंगाल के जितने भी किसान थे सबके सब एकदम बर्बाद हो चुके थे। उन लोगों के पास ना खाने के लिए कुछ था और उनको ये भी थ्रेट दिया जाता था कि जो भी पेमेंट टैक्सेस से बनता है वो यदि जमा नहीं किया जाएगा तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। तो वहाँ की एक ट्राइब है संथाल, उन लोगों के पास अब कुछ भी नहीं है, वहाँ के जो लैंड है, उन लोगों के पास जो लैंड था वो भी ले लिया गया। न्यू लैंड्स बिकम्स अ डिस्प्लेट एंड 1855 दे रोज इन द रेबेलियन एंड द मैसेकर्ड यूरोप इन देयर सपोर्टेड एलाई। क्या होता है कि ये लोगों के पास एक अलग सी ज्वाला निकलती है, एक स्पार्क, एक चिंगारी निकलती है, एक स्ट्राइक करते हैं। मैसेकर मतलब होता है नरसंहार, मतलब बिना किसी इंफॉर्मेशन के किसी को मारना काटना। ये देख रहे हैं सीन, एकदम मैसेकर हो रहा है। इन लोगों के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना खाने के लिए ना लैंड है, सारा कुछ इन लोगों का छीन चुका है। दिस कंटेंट was brewing in the East India Company's army too. The white soldier gets huge pay, missions to live in the suburban।
जो भी व्हाइट सोल्जर थे उन लोगों को हाई सैलरीज दी जाती थी सर्वाइव करने के लिए, वाइल वी गॉट द पिटेंस एंड द स्लो प्रमोशन, जबकि एज कम्पेयर टू इंडियन लोगों को बहुत कम सैलरी, उन लोगों का प्रमोशन के लिए भी बहुत टाइम तक काम करना पड़ता था, बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं होता था। द अंग्रेज आस्क यू टू क्रॉस द सी विच इज द अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कहते थे अंग्रेज कि सी को क्रॉस करो, जो इन लोगों का रिलीजन के खिलाफ था। रिलीजन इन लोगों का क्या कहता है कि यदि सी क्रॉस कर दिया जाए तो उनका रिलीजन चेंज हो जाएगा। हु इज द टोपी वाला टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम, ये क्या कहते हैं, ये जो पर्सन है क्या कहते हैं, ये टोपी वाला विच इज अंग्रेज। ये टोपी वाला कौन होता है जो हम लोगों का रिलीजन चेंज करता है, हम लोगों का जो इंटरनल मैटर है रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर करने वाला। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हम लोगों को अवश्य इन लोगों को हटा देना चाहिए, मार देना चाहिए और यहाँ से भगा देना चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्ट, दे वेयर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, क्या होते हैं बहुत सारे हजारों की संख्या में जो सिपाही होते हैं वहां के सोल्जर होते हैं वो भी रिवोल्ट कर देते हैं इन लोगों को हटाने में। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड ऑफ द अंडरस्टैंड इंडियन, कुछ ही इंग्लिशमैन जो थे इंडियन के केयर को समझते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर यू, डू यू नो दैट द ग्रीज ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इन अ मेड फ्रॉम द फैट ऑफ द कॉज एंड pig. 1 second, one line is missing, so sorry. Shippo Mangal Pandey attacked the adjustment of the regiment and was executed, humiliated and put in irons. क्या होता है, जो सिपाही मंगल पांडे हैं वो अपने ऑफिसर पे ही अटैक कर देते हैं। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इट ऑन, इन लोगों को एकदम जंजीर में बांध दिया जाता था, इन लोगों को मारा जाता था, काटा जाता था। पुट इट आयरन मतलब जंजीरों में इन लोगों को बांध के मारा जाता था। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड अंडरस्टैंड इंडियंस, कुछ ही जो इंग्लिशमैन थे वो इंडियन के केयर को समझते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण, और लोगों के मन में जो भी कस्टम था, कस्टम क्या वहां के जो रीति रिवाज थे तो उनका भी ये लोग बेनिफिट उठाते हैं। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रीज ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट मेट फ्रॉम द फैट ऑफ द कॉज एंड पिग्स। ये क्या भ्रम फैला रहे हैं, ये जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण हम लोग उन लोगों को पूजा करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग गाय के मांस को, हिंदू गाय के मांस को, और जो मुस्लिम होते हैं वो पिग मतलब सुगर के मांस को माउथ में नहीं, मतलब खाते नहीं है, खाने के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो क्या कहते हैं कि ये जो तुम हाथ से जो ग्रेनेड, जो बम होता है, वो जो बुलेट होता है, उसको जो छील रहे हो उसमें गाय का मांस है, और मुसलमान के लिए क्या कहते हो, जो पिग का मांस है। तो ये लोग इन लोगों को बिल्कुल भी माउथ में नहीं ले सकते हैं। हम लोग गाय का मांस, हिंदू गाय का मांस नहीं खाता है, और मुसलमान शुगर का मांस नहीं खाता। कस्टम और द पीपल्स माइंड व्हाट द व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, क्या होता है कि जो व्हाइट है यहाँ के धर्म को भी, इंडियन के धर्म को भी ये क्षति, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। Soon chapatis were sent from village to village till the people of their empire would want their service. अब यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो भी लीडर हैं, एक गांव से दूसरे गांव तक क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं कि वो इनको हेल्प करें रिवोल्ट करने में इंग्लिश मैन के अगेंस्ट में। Similarly, lotus flower circulated among Indian soldiers. Death of the foreigner. The message gave as help to the shelter of the patriots. Yes, all my village men will be steady. तो जो भी जिस भी गांव में मैसेज क्या होता था, लेटर लिखा जाता था कि वहां के लोग जो थे, वहां के गांव के जितने भी किंगडम है वो उनको हेल्प करें अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। तो बिल्कुल ये कहते हैं कि यस माय ऑल विलेज मैन, कि मेरे गांव के सारे लोग आपके साथ रेडी हैं युद्ध करने के लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर। इंडियन सोल्जर क्या लोटस का फ्लावर सर्कुलेट करते रहते थे। डेथ टू द फॉरेनर्स, फॉरेनर के डेथ पे, जब कोई फॉरेनर या इंग्लिश मैन मरता था तो उस पर क्या एकदम लोटस का फ्लावर सर्कुलेट किया जाता था। द मैसेज ग्रेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स। ये इन लोगों के लिए एक मोटिवेशन था, जैसे कोई व्हाइट पर्सन मरते थे तो इन लोगों को एक मोटिवेशन मिलता था। अब रिवॉल्यूशन होता है 1857 में, जो बहुत ही फेमस है, 1857 की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। देन देयर वाज अ रिवोल्ट आउटब्रेक एट मेरठ। मेरठ में क्या होता है कि बहुत ही बड़ा वायलेंट आउटब्रेक होता है मैसेकर्स का, बहुत ही घमासान लड़ाई होती है देश की आजादी के लिए। द सिपाही मार्च टू दिल्ली, लॉन्ग लाइव आवर इंपेयर बहादुर शाह। कहा जाते हैं जितने भी सिपाही थे वो दिल्ली जाते हैं मार्च करने के लिए इनके जो इंपेयर है बहादुर शाह के पास। बहादुर शाह जो दिल्ली के किंग थे। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर। रेबेलियन जितने भी थे, जितने भी सिपाही थे, इनका संख्या बहुत ही ज्यादा वाइडर था। बहुत ही बेसिकली ना बहुत बड़ा इंसिडेंट है 1857 में। उस समय ही हम लोग आजाद हो जाते, लेकिन कुछ चूक की वजह से हम लोग 1857 में आजाद नहीं हो पाए।
Many landlords had lost their lands because of their British politics and they were sore. जितने भी राजा थे उस समय के किंग थे, उन्होंने अपने सारी जमीन खो दी है, तो उन लोगों के अंदर भी एक अलग सा चिंगारी भरा हुआ था कि कैसे ब्रिटिशर्स को हटाना है. द व्हाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, क्या कहते हैं ये सब किंग की अब बहुत हो गया, ये जो अंग्रेज है व्हाइट मैन है, इन लोगों को अब हटा देना चाहिए, बहुत हो गया, इन लोगों का रूल अब अवश्य हटना चाहिए, इसके लिए हम लोगों को अब जो करना पड़े. यस वी विल हेल्प यू, तो सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, बात करते हैं या कि मैं आप लोगों का साथ हूं, अब अवश्य ही ब्रिटिशर्स का सफाया होना चाहिए. द फाइट फॉर फ्रीडम, फाइनली 1857 में देश की आजादी के लिए लड़ाई होती है. मैनी फॉर्मर्स रूलर्स लाइक द बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वेर बिटर, सिर्फ सिपाही नहीं, अलग अलग किंग के राजा थे, ये जो एक बेगम हजरत महल है लखनऊ की महारानी, वो भी सपोर्ट करती. क्या कहती है? द व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, ये कहती है कि मेरा जो व्हाइट मैन है क्या कर लिया, इनका साम्राज्य छीन लिया गया है. तो जितने भी जहां जहां से किंग थे सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और लड़ाई के लिए कूद पड़ते हैं. द पॉपुलर लीडर लाइक द मौलवी अहमदुल्ला एंड द फैजाबाद टोल्ड द पीपल, जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर थे, ग्रेट लीडर सब थे, वो दूसरे को क्या कहते हैं? राइज ब्रदर राइज, उठो अब जागो, अब देश की लड़ाई के लिए जागो. द अंग्रेज इज ओनिंग आवर लैंड, जो अंग्रेज जो है हमारे देश को लूट रहा है, कैसे एक सोने की चिड़िया कहने वाला देश हमारा इंडियन, इनको कैसे लूट लिया गया है, तो एक दूसरे को जगा रहे हैं, राइज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि जगो, अब तो जगो, और इंडियन जो है एकजुट होकर यूनिटी बनाकर इस अंग्रेज का सफाया करना है. दे ज्वाइन द अपस्योर अगेंस्ट द फॉरेनर्स, ये लोग एक दूसरे को क्या करता है, जितने भी किंग थे ज्वाइन करते हैं, अपने आर्मी को एकजुट करते हैं, यूनाइट करते हैं ताकि फॉरेनर्स के अगेंस्ट में लड़ाई कर सके. द पीपल रोज एवरीवेयर इन द बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, जहां जहां से लोग थे सब एक दूसरे को कलेक्ट होते हैं, अपना साथ देते हैं इस लड़ाई के लिए. अजीमुल्ला खान टोल तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान तात्या टोपे से क्या कहते हैं? वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये क्या कहते हैं कि ये जो पेशवा साहब हैं, इन लोगों को इस युद्ध का, ये जो रिवोल्ट होगा, इनमें अपना लीडर बनाना चाहिए, कोई भी लीड करने वाला होना चाहिए ना किसी भी वार को, तो नाना पेशवा को कहते हैं कि लीडर बनाना चाहिए. द पेट्रियोट्स प्रोनाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉरवर्ड पीस्ड बैटल्स ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया. क्या होता है कि जितने भी पेट्रियोट्स थे, देशभक्त थे, सारे के सारे ब्रिटिश के अगेंस्ट में नॉर्थ इंडिया में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करते, क्रांति स्टार्ट करते हैं. 80 years old कुंवर सिंह, एक बहुत ही सेंसिटिव इंसिडेंट है यहाँ पे कि जो 80 साल के कुंवर सिंह है और बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज चेस्ट, लड़ते लड़ते इनको एक गोली लग गई और ये मर जाते हैं. और यहाँ कुछ कहते हैं वो, मदर गंगा दिस इज माय लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये जो मेरी बलि है मैं आपको समर्पित करता हूँ. मतलब इतने जोश और जुनून भरे थे कि 80 साल के होने के बावजूद भी ये लड़ने के लिए गए थे, तो ये अपना जो बलि है गंगा मैया को समर्पित करते हैं. तो बहुत ही ये पेट्रियोटिक एंड जोश से भरा हुआ ये चैप्टर है विच हैज बीन रिटन बाय शास्त्री सावंत. उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा. सो टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधों को पानी दीजिए. थैंक यू सो मच.